हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम कंडक्ट होते हैं उन सब के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए पहला प्रश्न देखें दोस्तों। उससे पहले चैनल पर जो नए जुड़े हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शेरशाह सूरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, शेरशाह। शेरशाह ने ही सर्वप्रथम मध्यकाल में रुपया नामक सिक्का चलवाया था। अगर हम शेरशाह की बात करें तो शेरशाह जो है या भारत में 1540 से लेकर 1545 तक का क्या होता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। 1545 में कलिंजर युद्ध में क्या होता है, एक युद्ध में यह मारा जाता है। और इसके अगर मकबरे की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका मकबरा शाहशाराम में स्थित है। इसी इसको स्थानीय प्रशासन के लिए काफी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या चंदबरदाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो महमूद गजनबी था, इसने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे ये काफी महत्वपूर्ण है। कुल भारत पर 17 आक्रमण किए थे। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था 1025 में, 1025 ईस्वी में दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। किस पर था दोस्तों? सोमनाथ मंदिर पर इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 पर। अगर इसके पहले आक्रमण की बात करें तो 1000 ईस्वी में इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? तामपर्णी, कावेरी, पेरियार या बेंगई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। यानी जो कावेरी नदी है इसी के तट पर प्राचीन काल में एक पुहार बंदरगाह स्थित था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? स्वर्ण विकृता नदी, पलासिनी नदी, गंगा नदी या रिजुपल्लिका नदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रिजुपल्लिका नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में कब आयोजित हुआ था? दिसंबर 1924 ईस्वी में, दिसंबर 1925 ईस्वी में, दिसंबर 1926 ईस्वी में या दिसंबर 1927 ईस्वी में? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी दिसंबर 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में स्थापित हुआ था और इसी सम्मेलन में कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का आरंभ हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919? जो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम चुनाव के तत्व का हमें शुरुआत मिलती है वह मिलती है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। यानी 1892 में भारतीयों को वोट करने का या भारतीयों को चुनाव से संबंधित कुछ अधिकार दिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सॉरी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नमक कानून को निरस्त करना। यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह चलाया गया था इसमें एक कानून लाया गया था जिस पर नमक
पर क्या हुआ था, वैट एक तरह से कर बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने नमक नामक सत्याग्रह किया था, जिसमें उनमें नमक कानून को निरस्त करने का सॉरी दोस्तों, नमक कानून को निरस्त करना था। अगर महात्मा गांधी ने एक वर्ष में जो पूर्ण स्वराज की बात की थी, वह भारत छोड़ो सॉरी दोस्तों, वह खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में उन्होंने की थी। यानी असहयोग आंदोलन में एक साल में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन खाद्य सुरक्षा नियमों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इटली, भारत, फ्रांस, इंडोनेशिया। तो दोस्तों पहली बार रोम से निकलकर, यानी पहली बार रोम, रोम मतलब इटली दोस्तों, इटली की शहर है ये, इटली, इटली से निकलकर किसी दूसरे देश में खाद्य सुरक्षा नियमों पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो वह कौन सा देश है? तो भारत है। यानी रोम से निकलकर पहली बार किसी दूसरे देश में खाद्य सुरक्षा नियमों पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वह देश कौन सा है? तो भारत में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज को अपने कब्जे में ले लिया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड बिलाजली। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम लाया था, ड्रेफ्ट ऑफ सिद्धांत की नीति लाया था, जिसमें कहा गया था कि जिनके अपने वंशज नहीं होंगे, यानी जो गोद लिए होंगे, उनके राज को क्या करेगी कंपनी? अपने राज में शामिल कर लेगी। इसी के आधार पर लक्ष्मीबाई के जो साम्राज्य था, उन्हें दत्तक पुत्र की मान्यता न देकर उनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की बात की गई थी। इसी कारण लाली रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा 1857 की जो क्रांति होती है, उसमें भाग लेते हुए शहीद हो गई थी। आपका राइट आंसर है डी, सी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ऐसा किया गया था। अगला दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांसी या हुयांगो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यांटेसी, जो नदी है या चीन में वर्तमान में बहती है, या एशिया की सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बृहद ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। तो बृहद ज्वार दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा सीधी रेखा में हो, दोनों के गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से, उस समय क्या होता है, समुद्र में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जब सूर्य और चंद्रमा सीधी रेखा में हो, तब क्या होता है, समुद्र में उस समय सबसे बृहद ज्वार आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में या हिंद महासागर में। तो दोस्तों आपको यहाँ एक छोटा सा शब्द ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ आपसे उत्पन्न होने की बात कर रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वह किस महासागर में उत्पन्न होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत में प्रवेश किस महासागर से करते हैं? तो जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वह प्रवेश जो है अरब सागर से करते हैं, यानी प्रवेश जो है अरब सागर से करते हैं। लेकिन यही पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य सागर में इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अवस्थित लोकेटेड है, यानी भारत किस अक्षांश या देशांतर के मध्य स्थित है, यही आपको फाइंड करना है या बताना है। तो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री
63 मिनट तथा देशांतर 68 डिग्री 797 मिनट डिग्री इतना मिनट्स पूर्व के मध्य। अक्षांश 8 डिग्री 4 से 37.6 छिड़ी देशांतर 68.7 पूर्व से 9.25 ए के मध्य। अक्षांश 8.4 मिनट 37.6 मिनट तथा देशांतर 68.7 मिनट पूर्वी 97.25 देशांतर से मध्य होता है। इसी तरह से डी दिया हुआ है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इसमें जो भारत स्थित है वह अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2.5 मिनट के मध्य भारत लोकेटेड है यानी स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? केरल, गुजरात, उड़ीसा या उत्तराखंड? तो दोस्तों जो गोपालपुर बंदरगाह है यह वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसी ने ही क्या हुआ है, हैंडलैंगिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? थाईलैंड, मंगोलिया, मलेशिया या कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मंगोलिया के मध्य। यानी भारत और मंगोलिया के मध्य हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट नामक अभ्यास शुरू किया गया है। यह नियमित अभ्यास होता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या नोएडा में? तो आपका राइट आंसर होगा ए, कानपुर में। यानी जो भारत उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो कानपुर में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या राजीव गांधी के द्वारा? जो रोलिंग प्लान था दोस्तों इसमें क्या होता है कि अनवरत एक के बाद एक ऐसे प्लान, जैसे हम लोग पंचवर्षीय प्लान बनाते हैं तो रोलिंग प्लान क्या होता है, यह एक सीमा होती है, अगली बार टारगेट दूसरा रखा जाता है लेकिन कभी भी योजनाएं समाप्त नहीं होती हैं या नई योजनाएं चालू नहीं होती हैं, उसी की रेगुलेट चलती रहती हैं। ऐसे ही योजनाओं को क्या कहा जाता है, रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो यह रोलिंग प्लान सर्वप्रथम भारत में किसने लाया था? तो जनता सरकार के द्वारा यह प्लान लाया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की आपूर्ति का विस्तृत मापक माना जाता है? यानी जो विस्तृत मापक होता है मुद्रा में, एक चार संकेत लाए गए जैसे यम 1, यम 2, यम 3 या यम 4। तो जो मुद्रा के विस्तृत माप के लिए उत्तरदायी है या हम कहें सबसे कठोर मुद्रा कौन सी है, तो आपकी राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी जो विस्तृत माप होती है वो शेष होती है। अगर सबसे सरल मुद्रा या सबसे इजी मुद्रा कहा जाए तो वह कौन सी है? यम 1 होती है, सबसे इजी मुद्रा होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से या वित्त आयोग से? जो दोस्तों योजना आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष ये निकाला जाता है या वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है और उसी के द्वारा क्या होता है, पब्लिश किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, वित्त मंत्रालय से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एल एल एम सिंघवी समिति, पी के थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, जी के बी राव समिति? तो दोस्तों इसमें आपको क्रम व्यवस्थित करना है। तो अशोक मेहता समिति सबसे पहले आई थी और उसके बाद अगर हम देखें तो अशोक मेहता समिति के बाद ये जीवी के राव समिति आई थी। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों यल यल यम सिंघमी आई थी जो 1986 में गठित की गई थी और 1987 या 88 के आसपास पी के थुंगल समिति का निर्माण हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा 3 पहले हो जाएगा, फिर 4, 1, 2। यानी हम लोग किस पे जाएंगे? 3, 4, 1, 2 सी। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले ये जानना होगा कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संशोधन होते हैं। एक समान संशोधन होता है दोस्तों, एक विशेष संशोधन होता है और एक संवैधानिक संशोधन होता है। अगर साधारण संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो यह किसी भी विधेयक किसी भी संसद में लाया जा सकता है। जिस संसद में लाया जाएगा उसे पास होने के बाद वह दूसरे संसद को भेजेगा, उसमें उस जांच पड़ताल की जाएगी। अगर वो संसद भी पास कर देता है तो यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो हमारा संशोधन मान हो जाता है। तो इस हिसाब से हमें राइट आंसर क्या होगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। अगर हम साधारण विधेयक की बात कर लें या साधारण संशोधन की बात कर लें, समान संशोधन की बात कर लें, तो इसमें या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में किसी में भी लाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिणी अफ्रीका या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो शून्यकाल है यह भारत की खुद की देन है, यानी एक परंपरा के हिसाब से विकसित हुआ है। क्योंकि जो शून्यकाल होता है यह 12 बजे से शुरू होकर दोपहर के 1 बजे तक का, यानी 12 बजे से शुरू होकर 12 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक चलता है। इसमें संसदों को बिना अनुमति सर सत्ता पद से सवाल करने का अधिकार होता है। इसी काल को क्या कहा जाता है? शून्य काल। यानी इसी शब्द को सर्वप्रथम भारतीय मीडिया के द्वारा शून्य काल दिया गया था, या किसी संविधान से अडॉप्ट ना किया गया था, बल्कि यह भारत में धीरे धीरे एक परंपरा के तहत विकसित हुआ था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से किसी राज्य से नहीं, यानी आपका डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, राज्य की एकल नागरिकता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता है। तो दोस्तों भारत में संपूर्ण देश में एक ही नागरिकता पाई जाती है। और इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? तो जो संवैधानिक विकास था 1935 से ही अडॉप्ट किया था। यानी संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी जो भारत है, उत्तर प्रदेश का अलग नागरिक या एमपी का अलग नागरिक नहीं होगा, वह पूरे भारत का नागरिक कहलाता है। वो चाहे तमिलनाडु का नागरिक हो या जम्मू कश्मीर का नागरिक हो, वह सभी के सभी क्या होते हैं? भारत के नागरिक होते हैं, किसी विशेष या राज्य के नागरिक नहीं होते हैं। न भारत में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अगर कोई भारत का नागरिक है वह किसी दूसरे देश की नागरिकता अडॉप्ट कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो आपका राइट आंसर है सी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय समिति संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। और बी आर अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो बी आर अम्बेडकर क्या थे दोस्तों? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो ये झंझट समिति के अध्यक्ष थे। और वही पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? विदेश मामले या संघ से संबंधित समिति के अध्यक्ष बने थे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो रक्त पाया जाता है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीव विज्ञान का जीव विज्ञान नाम दिया गया अरस्तु द्वारा, लैमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा या लिनियस द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क के द्वारा। यानी जो जीव विज्ञान नाम है या किसने दिया था सर्वप्रथम? तो लैमार्क ने दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज, मिक्रोज, फ्रेक्टोज या सेलुलोज? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी सेलुलोज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से,
नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या भूतापीय ऊर्जा से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भूतापीय ऊर्जा से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की, समय की, प्रकाश की प्रवाणता की या दूरी की? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी जो प्रकाश वर्ष है इसे वायुमंडली या भूमंडली तापन की जो दूरी होती है या खगोलीय दूरी, इसे हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। यानी जो प्रकाश वर्ष है या दूरी की इकाई है, तो आपका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।